नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। मैं अभिषेक जौहरी आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो है हम 2020 के अंतिम दिन पर मिल रहे हैं। जैसे कि आज 31 दिसंबर से कल से नए वर्ष का आगमन हो जाएगा 2021 का। और नए वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आप नया साल कल बनाएं, नव वर्ष को पूरी तरीके से एंजॉय करें। और जैसे कि हम जो आज जिस साल के अंतिम दिन पर खड़े हैं 2020 के, तो वो साल अपने आप में ऐतिहासिक साल बन गया है। किस वजह से आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण, कोरोना पैंडमिक के कारण जो ये 2020 है ये सदियों तक याद रखा जाएगा कि यहाँ पर जो था कि वैसे तो कई साल आते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ साल अपने आप में ऐतिहासिक बन जाते हैं। कुछ वर्ष और ऐसा ही वर्ष रहा कुछ कोरोना, जो अच्छे की दृष्टि से नहीं, कोरोना की महामारी की वजह से बहुत लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बेरोजगारी भी बढ़ी, लोग भी परेशान हुए, हर इंसान परेशान हुआ। और सबसे बड़ी चीज़, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हम आप कई तरीके से कई तरीके से कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गई। और आपको लगता भी होगा कि आपके साथ साथ जो और भी बच्चे पढ़ रहे थे, जो था सारी एजुकेशन व्यवस्था जो थी, पूरी शिक्षा व्यवस्था थी, वो चरमरा गई। तो यहाँ पर हम हमेशा पहले ऑफलाइन को जोड़ देते थे, हमने ऑनलाइन को जोड़ देना चालू करा। और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपकी जो है वो शिक्षा चलती रही। इसीलिए हम लोग अब कोशिश ज़्यादातर यही करेंगे कि पता नहीं कब ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए, इसलिए आप ऑनलाइन पढ़ना सीख गए हैं। ऑनलाइन पढ़िए, आपको हर चीज़ मिलती है। हम लोग पूरी तरीके से आपको तत्पर हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करते रहें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ जो चल रही थी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। उसमें मैं आपको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों तक लेके आ गया हूँ। और मौलिक अधिकार में जैसे मैंने आपका पहला अधिकार जो था वो पिछली वीडियो में एंड कर दिया था, और वो अधिकार क्या था? समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से 35 तक। तो जो पहला अधिकार था आर्टिकल 14 से 18 तक, समानता का अधिकार, उसको हमने एंड कर दिया था। आज जो है हम दूसरे अधिकार की बात करते हैं। और दूसरा अधिकार जो हमारा है वो आर्टिकल 19 से 22 तक है। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक, जिसको हम जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। मैं आपको एक एक आर्टिकल लेके चल रहा हूँ, एक एक अधिकार लेके चल रहा हूँ। मैंने एक समरी आपको पहले दी थी, लेकिन समरी के बाद जो है कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हो गया राइट टू फ्रीडम। देखिए, किस चीज की फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम, किस चीज की फ्रीडम? तो देखिए, आप देख पाएंगे कि हमको बहुत सारी स्वतंत्रताएं जो हैं वो हमारे संविधान ने दी हैं। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 19 से 22 तक क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहले हमारा जो आर्टिकल 19 है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अब इस स्वतंत्रता, कैसी कैसी स्वतंत्रता, किस तरीके की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने हमको दी है, संविधान निर्माताओं ने, तो हम उस तरीके की स्वतंत्रता की बात करते चलते हैं। तो देखिए, पहली जो स्वतंत्रता मिली है हमें आर्टिकल 19 में, वो मिली है, ये स्वतंत्रताएं मिली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे कि आप सब जानते हो, हमारे देश में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। हर इंसान जो है वो अपनी बात रख सकता है कि आपको कुछ गलत नहीं लगता है, आप अगर सरकार की क्रिटिसाइज भी कर पाते हैं कि ये काम सही नहीं करा, ये काम सही करा। तो इसी तरीके से बोलने की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने हमें दी है। अगर हमें कोई चीज़ गलत लग रही है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, तो उसी को कहा गया है वाक। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन। जैसे कुछ लोग जो होते हैं, जैसे मैंने तो बोल के बता दिया, हो सकता है मैं बोलूँ नहीं, आप किसी से मिलने गए तो आपका चेहरा बताता है कि आप किस मूड में हैं। जैसे कि आप डिस्टर्ब हैं, आप खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो
खुशमिजाजी वाली बातें करेंगे, आपके एक्सप्रेशन अलग तरीके के होंगे, और जब आप गुस्से में होंगे, आंखें चढ़ाए होंगे, तो मतलब आप वो व्यक्ति या आप उस व्यक्ति से जो है कहीं ना कहीं नाराज है। तो हमें अपने नियमों के लिए, अगर हमको कोई चीज़ लगती है गलत है, हमारे देश में अगर हमको लग रहा है कुछ गलत है, तो हम उस पर कुछ बोल सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ये संविधान निर्माताओं ने बात कही है कि बोलने या अपने एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति देने की हमें स्वतंत्रता दी है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आप समझिए, स्वतंत्रता दी है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ दी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपका जो मन करे आप उल्टा सीधा बोलने लगे, किसी चीज का जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उनका कुछ मानहानि करने लगे, उनका सम्मान ना करें। तो कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। वो प्रतिबंध क्या है, जैसे कि हम देखते हो हमारे यहाँ प्रेस स्वतंत्र है कई जगह। जैसे आप दक्षिण कोरिया में जाओगे तो देखोगे, या नॉर्थ कोरिया में जाओगे, किम जॉर्ज, वहां पे प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है कि मतलब प्रेस भी अपने मन से, मतलब प्रेस का मतलब मीडिया, वो कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन हमारे यहाँ गलत चीज को डिस्कस करा जाता है, कि चाहे वो विपक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। लेकिन अब यहाँ पर पूछा जाता है क्या क्या प्रतिबंध। तो देखिए, प्रतिबंध ये लगाए गए हैं कि आप कुछ भी बोलो, लेकिन उससे मेनली इन 3-4 फैक्टरों पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भारत की अखंडता, संप्रभुता, लोक व्यवस्था और न्यायालय की अवमानना, किसी की मानहानि होना, मतलब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, उससे किसी के मान को ठेस ना पहुंचे, जो प्रशासन है या लोक व्यवस्था है उसको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। भारत सबसे बड़ी चीज है, जो भारत की एकता और संप्रभुता पर कोई आंच ना आए। मतलब आप बोलें तो, लेकिन आप अपनी बातों को ऐसा नहीं कि गलत तरीके से या गलत लैंग्वेज का यूज करें या मिसबिहेव करें। आपको क्या करना है, मतलब बहुत ही पॉलिटली वे में अपनी बात रखनी है, और उसको एक मर्यादा तरीके से आपको बोलने की स्वतंत्रता है। मतलब ये नहीं कि आप जो है भारत की आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उससे भारत की एकता या अखंडता प्रभावित हो रही है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो संविधान आपको इसकी स्वतंत्रता नहीं देता है। संविधान आपको सिर्फ किसकी स्वतंत्रता देता है, अपनी बात को पॉलिट वे में सही तरीके से कहने से, कि हाँ ये चीज वास्तव में गलत हो रही है। लेकिन उस चीज को बोलने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय की अवमानना ना हो, किसी व्यक्ति की मानहानि ना हो। मैं दोबारा डिस्कस कर दे रहा हूं, भारत की नैतिकता बनी रहे, ये नैतिकता गुण है, भारत की एकता अखंडता बनी रहे, लोक व्यवस्था बनी रहे, सदाचार बना रहे। तो इस तरीके से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 देता है। इसी तरीके से हमें दूसरी स्वतंत्रता देता है शांतिपूर्ण, बिना अस्त्र शस्त्र, के सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब दूसरी स्वतंत्रता ही, ये आर्टिकल 19 हमें क्या देता है कि हम चाहते हैं किसी का विरोध कर सकते हैं, किसी बात का। जैसे आप देखते हैं कि एनआरसी पे लोग बैठ गए थे, सीए पे बैठ गए, या किसान बैठे हुए हैं, तो इसी तरीके से आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो है धरना कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी आप अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, ये वर्जित है। और दूसरी चीज जो है, आप भारत की एकता अखंडता उससे प्रभावित ना हो, और लोक व्यवस्था मतलब जो लोगों को हो वो दिक्कत ना होने पाए। तो आप शांतिपूर्ण बिना अस्त्र के सम्मेलन कर सकते हैं, या फिर जो है किसी बात का विरोध कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह ध्यान रखना है, यहाँ पर भी प्रतिबंध ये है कि भारत की अखंडता पर कोई फर्क ना पड़े, जो आपकी लोक प्रशासन है, लोगों को, आम जनता को कोई दिक्कत ना होने पाए। तीसरी जो स्वतंत्रता आपको मिलती है इसी अधिकार में, वो संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, समिति का अधिकार। ये इससे क्या क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, कोई संघ बना सकते हो। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे संघ बने हुए हैं, तो आप कोई संघ बना सकते हो, संगम बना सकते हो, मतलब कमेटी बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो अपनी बात को कहने के लिए। लेकिन इसमें भी आपको उन्हीं फैक्टरों का ध्यान रखना है जो मैंने पिछले दोनों केसेस में डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये जो सहकारी शब्द है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो ये जो सहकारी शब्द है ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्रता के अधिकार में सहकारी शब्द जो है वो कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जो सहकारी शब्द है स्वतंत्रता के अधिकार में, वो 97वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया।
97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। कब? 2011 में पहली बार प्रयुक्त हुआ। ये सहकारी जो वर्ड था वो हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये कब आया? 97वें संविधान संशोधन के थ्रू वर्ष 2011 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही स्वतंत्रता के अधिकार से पूछा जाता है कि सहकारी शब्द जो है वो मौलिक अधिकार में जो है स्वतंत्रता के अधिकार में कब जोड़ा गया। तो आपको यह ध्यान रखना है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन ईयर 2011 में ये जो शब्द था ये जोड़ा गया। सहकारी की हम बात करेंगे जब आगे पॉलिटी की सीरीज में पढ़ेंगे। जैसे आप ऐसा समझो जैसे बैंक होती है जिला सहकारी बैंक, तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसकी जो है हम अलग से एक क्लास लेंगे सहकारी पे, तब आपको सहकारी शब्द को बहुत डिस्कस तरीके से हम समझाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। बात करें व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण संगम, संघ या सहकारी की संहिता। और राइट टू फ्रीडम हमें कौन सी स्वतंत्रता देता है? देखिए, और हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो मिली है 3 स्वतंत्रताएं मैंने आपको बता दी। चौथी स्वतंत्रता आपको मिली है भारत में कहीं भी बेरोक टोक घूमने की स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता मतलब आपका मन करता है आप कश्मीर भी चले जाते हो, कुल्लू मनाली भी चले जाते हो, आप राजस्थान भी चले जाते हो, आप गुजरात भी चले जाते हो, आप तमिलनाडु भी चले जाते हो। तो भारत का हर नागरिक भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। इस बात की उसकी स्वतंत्रता है। मतलब इस पे बैन नहीं लगाया सकता कि तुम यूपी के हो तो तुम राजस्थान में क्यों आ जाओगे। लेकिन अब इसमें कुछ प्रतिबंध है। संसद चाहे तो कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे जो अगर आम जनता के हित में कोई मैटर है कि उस राज्य में जैसे हमें भीड़ नहीं लगानी है, कि जैसे कि आप देख रहे थे कोरोना पैंडेमिक चल रही थी तो बॉर्डर सील कर दिए गए, तो इस तरीके का कोई केस आता है तो संसद जो है भारत की आम जनता के हित में, मतलब अपने लोगों के हित में जो है कानून बनाकर इसको प्रतिबंधित कर सकती है। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, आदिवासी जनजाति क्षेत्र होते हैं, जहाँ अनुसूचित जनजाति एसटी लोग रहते हैं, तो वो उनका कहीं जो उनका रहन सहन हम लोगों से बहुत अलग होता है, तो हम उनके रहन सहन को उनके हित में, जैसे हम उनको सपोज करिए वो रह रहे हैं तो हम उनकी बस्ती उजाड़ दें या कुछ कर दें, तो ऐसी क्षेत्रों में जाने से हमें रोक सकती है उनकी। तो कौन से स्वतंत्रता हो तो हमें मिली है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ मिली है। वो क्या प्रतिबंध है? आम जनता के हित में। और दूसरा क्या प्रतिबंध है कि आदिवासी जनजातीय क्षेत्र में जाने से आपको रोका जा सकता है, तो आप उसको जो है स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानेंगे। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर संसद इन दोनों केसेस में कोई कानून बनाकर आपको कहीं घूमने से रोक रही है तो आप जो है उसको आर्टिकल 19 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, और राइट टू फ्रीडम में कौन सा अधिकार हमारा आता है? स्वतंत्रता ही के अधिकार हैं, ये सब आर्टिकल 19 के ही क्लॉज हैं, और इसमें 4 क्लॉज मैंने आपको बता दिए। अगला क्लॉज आप ध्यान रखिए, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता मतलब आप इंडिया में कहीं पर भी रह सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है आपको एमपी में रहना है, आप एमपी में रह सकते हैं। जैसे हम लोग रहते हैं, अगर हमें दिल्ली में रहने का मन कर रहा है तो हम दिल्ली में रह सकते हैं, कहीं पर भी निवास खरीद सकते हैं। तो ये बात की हमें स्वतंत्रता दी गई है। पहले थोड़ा सा आर्टिकल जब 370 था तो कश्मीर के मामले में ये अपवाद था कि कश्मीर में आप जो संपत्ति वगैरह नहीं ले सकते हैं, तो ये थोड़ा सा अपवाद था उस टाइम पे। लेकिन आर्टिकल 370 के खत्म हो जाने के बाद, जैसे आपको पता है अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का खत्म हो गया है, तो ये इसका कोई अपवाद नहीं रह गया है। भारत का कोई व्यक्ति कहीं पर भी निवास कर सकता है या संपत्ति ले सकता है। देखिए, और सबसे जो और किस बात की स्वतंत्रता दी गई है हमें? और हमें स्वतंत्रता दी गई है किसी भी आजीविका या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। ये संविधान में बात क्यों आई? देखिए, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। मतलब कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर बन सकता है, कोई पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ा सकता है। लेकिन कोई कुछ भी मतलब प्रोफेशन अपनाना चाहता है तो वो अपना सकता है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उससे पहले जो भारत की परंपरागत अगर हम रूप से बात करें तो वहाँ पर जाति
जातियों के आधार पर काम का विभाजन था। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो जातियों के आधार पर काम का विभाजन था कि ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ का काम करता था, या जो मोची है तो उसका जो अगर कोई है तो वो मोची का ही काम करेगा, कोई दूसरा काम नहीं कर सकेगा, कोई धोबी है तो वो कपड़े ही धोएगा, कोई दूसरा काम नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए आर्टिकल 15 में इस चीज को खत्म कर दिया गया, और किसी भी आप जो है अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जाति के आधार पर आपके काम का विभाजन नहीं होगा। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि इस बात की स्वतंत्रता तो दी गई, अब कोई इसको चैलेंज करे अरे मैं तो अपना क्लिनिक खोल लूँ, मुझको तो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता मिली और मैं डॉक्टर बन जाऊँ। ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, कुछ योग्यताएं धारण करी गई हैं कि आप ये योग्यता पास कर लोगे। मतलब कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। जैसे कोई वकालत करना चाहता है या वकील केस लड़ना चाहता है तो उसको एडवोकेट या एलएलबी करनी पड़ेगी। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको एमबीबीएस या डॉक्टर से रिलेटेड जो भी डिग्री है वो करनी ही पड़ेगी। मतलब एक मिनिमम जो है वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तैयार कर दिया गया है किसी भी व्यवसाय को करने का। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो पर्टिकुलर कोई व्यवसाय जो है अपने हित में ले सकती है, वो आम पब्लिक उस पर काम नहीं कर सकती। जैसे आप सोचो मैं रेल की पटरी डाल दूं तो आप नहीं डाल सकते हो। तो आप देखिए आपको स्वतंत्रताएं मिली है, लेकिन उन स्वतंत्रता की कुछ फाउंडेशन लगा दी है। वो संविधान निर्माताओं की बहुत आगे तक की सोच थी, वरना वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो हर जितने अधिकार हैं अगर उस पर उस समय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते तो वो जो सर्वोच्च न्यायालय में उनको हमेशा चुनौती दी जा रही होती। तो ये आपका आर्टिकल 1922 में स्वतंत्रता के अधिकार में पहला जो आ गया कि किस किस चीज की आपको स्वतंत्रता मिली है। एक बार वीडियो पॉज करें, दोबारा देखें। जैसे मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता शांतिपूर्ण बिना अस्त्र शस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत में बेरोक कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय को या आजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता। और डिटेल में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज याद रखनी है, सहकारी शब्द जो है वो कब जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन के थ्रू 2011 में। अब हम बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 19 से 22 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 19 हमारा समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। ये भी स्वतंत्रता के अधिकार में ही आते हैं 19 से 22 तक। आर्टिकल 20 किस, अब जैसे ये तो आम नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब संविधान निर्माताओं ने जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत लोगों ने जो है संघर्ष किया, जैसे आप देखते हो क्रांतिकारी वगैरह। तो इसी चीज के लिए और किसे किसे स्वतंत्रता मिली है, अपराध, दोष सिद्धि से संरक्षण। जैसे ये स्वतंत्रता क्यों मिली, एक्चुअली जैसे आपने कोई अपराध किया या आपने कोई अपराध नहीं किया, आप पे शक होता है कि आपने कोई अपराध किया, आपको उठा के जेल में डाल दिया गया और जेल में आपको उसके लिए जो है वो दंड दिया जा रहा है और उसको वो करा जा रहा है। जैसे हमारे क्रांतिकारी थे तो उनको डाल दिया जाता था, कई तरीके की यातनाएं झेलनी पड़ती थी, कोई भी केस बनाकर उनको थोप दिया जाता था। तो इसलिए जैसे हम देखते ना कि कोर्ट में कोई मैटर जाता है तो वो इस आर्टिकल का बहुत यूज करता है। वो यूज करता है क्यों यूज करता है, जैसे कोई अपराधी है तो अब इसका मिसयूज भी होने लगा है। लेकिन वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोच के बनाया था किसी आम नागरिक को जो है वो परेशान ना होना पड़े। लेकिन जो हमारे जन्मजात नागरिक होते हैं जो अपराध करते भी हैं वो भी इस आर्टिकल का फायदा उठाते हैं। जैसे आप देखते हैं रेपिस्ट हो गए, मर्डरर हो गए, तो उनके केस वगैरह चलते रहते हैं, तो उनको जैसे हम कहते हैं फांसी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं इस अधिकार का यूज करने की कोशिश करके उनको लॉयर जो है वो उनको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वास्तव में है क्या, देखिए अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण, इनको अपराधियों को कौन कौन से संरक्षण मिले हैं। पहला संरक्षण इनको मिला है कार्यांतर विधियन से संरक्षण। मतलब ये क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पोस्ट फैक्टो लॉ। प्रोटेक्शन फ्रॉम पोस्ट फैक्टो लॉ इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कोई गिरफ्तार हुआ, कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, अब गिरफ्तार होने के बाद कोई अपराधी है तो वो अपराधी को अगर कोई दंड दिया जाता है तो अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए फांसी एक सजा है, अब फांसी के बाद उससे एक बड़ी सजा बन गई
तो किसी व्यक्ति को अगर जो है उसको दंड देने के बाद, उस पर अपराध सिद्ध होने के बाद कि मान लीजिए उस अपराध की सजा उस समय फांसी है, अब उसके बाद अगर उसको फांसी डिसाइड हो गई, अब बाद में कोई दूसरा कानून बन रहा है, तो वो कानून के तहत या उसके तहत आप उसको वो दंड नहीं दे सकते हैं। मतलब अगर किसी ने कोई अपराध किया है और अपराध करने के बाद अगर वो अपराधी है, उस समय तक उस अपराध के लिए कोई दूसरा कानून मतलब कोई दूसरा दंड नहीं बना है और वो दंड बाद में बनता है, तो आप उसको जो है उस दंड से दंडित नहीं कर सकते, ये दी गई है। जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, उसको फांसी की सजा हो गई, अब फांसी की सजा हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब पता चलता है थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि फांसी से बड़ा कोई कानून बन जाता है कि आदमी के साथ ऐसा कर दिया जाए, चौराहे पर जला दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए, या ये कर दिया जाए। और उसको तो पहले, अब ये कानून बना बाद में, और जब वो अरेस्ट हुआ तो उसकी सजा क्या थी उस समय, फांसी, तो उसको फांसी ही दी जा सकती है, नया वाला कानून उससे आपराधिक मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। ये आपको समझना जरूरी है। तो इसी को कहते हैं कार्यांतर, कार्य के बाद बनाया ये कानून से उसको प्रोटेक्शन, अपराधियों के लिए ये कानून है। हम लोग लगता है ये, लेकिन संविधान निर्माताओं ने कि जो हमारी उस समय की परिस्थिति, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से दंड ना मिले, इस वजह से ये बनाया कार्यांतर विधान से संरक्षण। मतलब जो कानून उस समय प्रेजेंट है, आप उसी कानून के थ्रू उसे सजा दे सकते हैं, बाद में बने हुए कानून के थ्रू उसे दंडित नहीं कर सकते। और क्या संरक्षण मिला है उसको? दूसरा संरक्षण मिला है दोहरे दंड से। मतलब किसी व्यक्ति को आप जो है, अगर वो अपराधी सिद्ध हो जाता है तो उसको एक ही बार दंड दे सकते हैं, उसको 2 बार आप दंड नहीं दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को 10 वर्ष का कारावास हो गया, तो उसे 10 वर्ष का ही कारावास अगर एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया, तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे दिन उसे सेम अपराध के लिए फिर से 10 वर्ष का कारावास दे दो या जेल भेज दो। तो दोहरे दंड से जो ये अपराधी है उनके लिए बनाया गया है। क्योंकि जैसे उस समय का जो केस था, मतलब क्रांतिकारी वगैरह पकड़े जा रहे थे, तो ये लग रहा था कि मतलब किसी तरीके से किसी का भी अहित ना होने पाए, तो उन्होंने यही इसलिए ये लॉ बनाया, अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण। पहला क्या है कि बाद में कानून बनता है तो आप दंडित नहीं कर सकते हो, डबल दंड नहीं दे सकते हो। दूसरा आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन क्या है? आत्म अभिशंसन क्या चीज है, देखिए, आत्म अभिशंसन क्या है? आत्म अभिशंसन का मतलब होता है कि जैसे अगर आपको कोई गिरफ्तार करके ले गया, पुलिस आपको रिमांड पे रखती है, तो रिमांड के लिए वो आपसे ये नहीं ठहरा सकती कि आपको ये जो है वो ये जुर्म आपको स्वीकार करना ही करना है। तो आपका अगर लॉयर है तो वो आर्टिकल 20 के जो क्लॉज 3 है आत्म अभिशंसन, इसके थ्रू उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। मतलब किसी को टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, पुलिस किसी को यातना या उत्पीड़न किसी का नहीं कर सकती है। तो अपराधी दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराधियों को ये स्वतंत्रताएं हैं कि उनको जो है कार्यांतर विधान से संरक्षण मिलेगा, उनको दोहरे दंड से संरक्षण मिलेगा, उनको आत्म अभिशंसन से, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से, मतलब आप उससे जबरदस्ती निकलवा सकते हो कि तुमने ये गुनाह किया, तुम्हें इसे कबूल करो। क्योंकि ऐसा इसलिए बनाया गया, जैसे ब्रिटिश पीरियड में जैसे मारा जाता था, लोगों को यातनाएं दी जाती थी कि नहीं हाँ तुम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये करो, तो उसी सब चीज़ों को देखते हुए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया, तो आर्टिकल विशेष का 20 का बहुत महत्व है। अगर कोई दोषी होता है या अपराधी होता है तो उसको क्या क्या प्रोटेक्शन है, उसके क्या क्या अधिकार है। जैसे मान लीजिए कोई, किसी ने रेप कर दिया या किसी ने मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं कि उसका केस चलता है, तो उसका केस जो है वो इन्हीं आर्टिकल के बेसिस पे कहीं ना कहीं चलता है। उनका जो लॉयर होता है इन आर्टिकल्स का जिक्र करता है, कार्यांतर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्म अभिशंसन से। मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, एक बार और पॉज करके इसको सुनिए। तो ये था आपके स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20 अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण। मतलब ये किसको स्वतंत्रताएं हैं? अपराधियों को। अब देखिए आर्टिकल